हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एमबाय प्लेटफॉर्म पे। कैसी चल रही है आप सभी की स्टडी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और आज आपकी स्टडी में चार चांद लगाने के लिए क्लास आ चुकी है, प्रैक्टिस सीरीज, रैपिड फायर सीरीज। जैसा कि आप लोगों की मांग थी कि सर पूरी बायोलॉजी फिनिश हो चुकी है, पूरी केमिस्ट्री फिनिश हो चुकी है, सर कुछ सीरीज ऐसी लाइए जिसमें हम लोग प्रैक्टिस भी कर सकें। तो आप सबकी ही डिमांड पे प्रैक्टिस सीरीज आ चुकी है, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। भले ही हमें कॉन्सेप्ट्स आते हों, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो हमें क्या करता है, हमारे टाइम को कम करता है एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना लेट करे हुए, बिना कुछ डिले किए हुए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी एप्लीकेशन, एम्बाइब की एप्लीकेशन, जो आप लोगों को डाउनलोड करनी है, क्योंकि एम्बाइब की एप्लीकेशंस पे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर जो लर्निंग है वो विद कॉन्सेप्ट्स होगी, और कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ यहाँ पर आपको विजुअलाइजेशन के लिए वीडियोस इस्तेमाल किए जाते हैं, 3D एसेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इमेजेस इस्तेमाल किए जाते हैं। और हमारी क्लास की नोटिफिकेशन के लिए, क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एम्बाइव अचीव डिफेंस एग्जाम, विच इज द नॉन मैग्नेटिव सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग। नॉन मैग्नेटिव का मतलब है यहाँ पर कि ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होगा, किसी भी तरीके का अट्रैक्शन, रिपेल नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत। तो बताइए क्या होगा। आयरन, ठीक है ना। अगर मैग्नेट और मैग्नेट की बात करें तो वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपेल यानी प्रतिकर्षण भी हो सकता है। बट यहाँ पर आयरन का कोई रॉड हो, या निकेल का कोई रॉड हो, या कोपाल का कोई रॉड हो, कोबाल्ट का कोई रॉड हो, या फिर कॉपर का कोई रॉड हो, तो ये देखना है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड में कोई अट्रैक्शन होगा, और अगर नहीं होगा तो वो होगा नॉन मैग्नेटिव। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए, कॉपर, डी। तो हम देखते हैं डी कहाँ पर है, हमारा डी बी ऑप्शन में है, और ये हमारा राइट आंसर है। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है। इन द सुपर कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल बिकम। अब देखिए, सुपर कंडक्टिविटी से आप समझ रहे होंगे कि कंडक्टिविटी जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। तो अगर कोई सब्सटेंस या मटेरियल सुपर कंडक्टिव है तो उसकी कंडक्टिविटी अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। क्या आप वीडियो देख पा रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट पेनिट्रेट द बॉडी ऑफ अ सुपर कंडक्टर, दिस फेनोमेनन इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं, जल्दी से कमेंट में इसका करेक्ट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा मैसेनर इफेक्ट। देखिए मैं आपको बता देता हूं मैसेनर इफेक्ट क्या है। मैसेनर इफेक्ट बस नथिंग, मान लीजिए कोई मटेरियल है, ठीक है। उस मटेरियल के अंदर से अगर हम वहां से जो उसके अंदर का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक एरिया होता है, अगर हम उसको निकाल देते हैं, यानी ये समझिए एब्सोल्यूट जीरो पे सुपर कंडक्टर बनाने का प्रोसेस ही कहलाता है हमारा मैसेनर इफेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इंसुलेटर की बात हो रही है, यानी यहां पर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, है ना। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी नहीं होने वाला है। तो कार्बन, पेपर, ग्रेफाइट, इबोनाइट। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कार्बन भी क्या है, इंसुलेटर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। बट यहां पर प्रॉब्लम ये है कि बात यहां पर ये नहीं हो रही है कि कौन इंसुलेटर है, बात यहां पर हो रही है बेस्ट। तो कार्बन से भी बेस्ट होगा इबोनाइट, जो कि एक रबर है। क्या है, रबर है। ठीक है, ये एक ब्रांड नेम है, जिसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलते हैं हार्ड रबर। हार्ड रबर, हार्ड रबर। तो एबोनाइट क्या है, हार्ड रबर है। इतनी बात समझ में आ रही है। और इसके अंदर जो नेचुरल रबर होती है, जब हम उसका वल्कनाइजेशन करते हैं, है ना, ठीक है, जो नेचुरल रबर हो गया उसको हम क्या करेंगे, वल्कनाइज करेंगे। वल्कनाइजिंग करेंगे किसका, नेचुरल रबर का।
नेचुरल रबर का, तो क्या होगा, हमारा बनेगा इबोनाइट। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इबोनाइट जो है इसमें सल्फर का परसेंटेज कितना है, तो इसमें सल्फर का परसेंटेज जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, 25% से 80% तक सल्फर का परसेंटेज होता है। वल्कनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सल्फर, नेचुरल रबर में सल्फर को मिला के गर्म किया जाता है और रबर को बनाया जाता है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई? उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आई होगी। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर लगा देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विद। देखिए, पुराने जमाने में जो इलेक्ट्रिक बल्ब आते थे उनमें जो भरा जाता था, नाइट्रोजन को भरा जाता था। किसको भरा जाता था? नाइट्रोजन को भरा जाता था, क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है, एक तरीके से अक्रिय गैस है जो क्रिया नहीं करेगा। और यही बात है, यही रीजन है कि बल्ब के अंदर जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है टंगस्टन का, वो रिएक्शन नहीं करता और जल्दी खराब नहीं होता है। तो नाइट्रोजन भरते थे, जो पुराने ज़माने में पीले कलर के बल्ब आते थे, याद करिए, मेरे भी घर में लगा होता था। लेकिन अब जो एलईडी लाइट्स आ रही हैं, उनमें आर्गन गैस भरी होती है और साथ के साथ पारा यानी मरकरी की वाष्प, वेपर यूज़ किया जाता है। और आर्गन अगर यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप इसमें नियॉन गैस भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए? हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जो प्लेटें बनती हैं, छड़ बनती हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होगा? तो जो हमारा सॉफ्ट आयरन होता है वो सबसे सही माना जाता है। तो सॉफ्ट आयरन बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल गेटिंग मैग्नेटाइज्ड, बहुत बढ़िया बात है, बाय द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं, पैरामैग्नेटिज्म। अगर मैं पैरामैग्नेटिज्म की बात करूं तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जो कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो वो क्या होगा, बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होगा। और अगर आपने उसमें से मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो उसमें, उसके अंदर से मैग्नेटिज्म का जो गुण होता है वो भी खत्म हो जाता है, वो प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच। देखिए, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, जब मैं आपको मैग्नेट चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये बात बताऊंगा। क्यूरी टेम्परेचर पे जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में बस इतना ही फर्क है। फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक होते हैं, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड में बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्ट होंगे, इनका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं निकेल या आयरन या कोबाल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक वो पदार्थ होंगे, वो मटेरियल होंगे जो कि वीकली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद उनका मैग्नेटिज्म गुण भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है? जैसे पैरामैग्नेटिक के मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ऑक्सीजन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है कि पैरोमैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, तो ये बहुत पूछा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। इनमें से आपको देख के बताना है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट कौन सी होगी। बार मैग्नेट और सू मैग्नेट, मतलब जो घोड़े की नाल होती है वो, मैग्नेटिक निडल, और यहाँ पर मैं कहूँगा सभी आर्टिफिशियल। यानी बार मैग्नेट भी बनाई जा सकती है आर्टिफिशियली, मैग्नेटिक निडल भी आर्टिफिशियली बनाई जा सकती है, और जो घोड़े की नाल होती है उसको भी बनाया जा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन आयरन वार इज मूव्ड ओवर अ बार मैग्नेट अलोंग इट्स लेंथ, ओके, द अट्रैक्टिव फोर्स, बताइए क्या आंसर होगा? अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? इंक्रीज फर्स्ट, इसमें बताइए, इंक्रीज फर्स्ट देन डिक्रीज, डिक्रीज फर्स्ट एंड देन इंक्रीज, रिमेन सेम, और कैन नॉट से। देखो स्टूडेंट्स,
मैं यहाँ पर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये क्या कह रहा है, एक बार मैग्नेट है, यानी इस तरीके से लेंथ में होगी। बार मैग्नेट, बार तो आप लोग जानते हो एक छड़ की तरह होती है, एक बार मैग्नेट है। और इसके ऊपर ये क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर कह रहे हैं कि हमें मूव करना है आयरन की वार को व्हाइट कलर से, इस तरीके। तो आप लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइन्स होती हैं वो पोल्स पर सबसे ज़्यादा होती हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा करीब होती हैं। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, इस तरीके से। ये बहुत करीब होती हैं इधर। तो जो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। और अब मैं इसको अगर मूव करूँ इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि पहले तो ये डिक्रीज़ रहेगा, लेकिन जैसे ही वो पोल की तरफ जाएगा तो इंक्रीज़ होगा। यानी फर्स्ट डिक्रीज़, पहले कम रहेगा और फिर धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है? बी हो जाएगा। अब कमेंट देख पा रहा हूँ। मटेरियल ऑफ आयरन प्रूफ, माफ़ कीजिएगा मैं गलत पढ़ गया, फिर से पढ़ता हूँ। मटेरियल ऑफ रेन प्रूफ कोट्स, ओके, एंड टेंट ओwe देयर वाटरप्रूफ प्रॉपर्टीज टू डैश। ठीक है? हाँ, अभी मैं कुछ बच्चों की कमेंट नहीं देख पा रहा था, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ। उत्कर्ष जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका, 10 बी। ठीक है? तो आपने देखा होगा जो वाटरप्रूफ जैकेट होती है ना, हाँ, कोट बोलिए या टेंट होते हैं, तो वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे? सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर इलास्टिसिटी? देखिए सिंपल है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सरफेस टेंशन क्या होता है, जैसे द्रव है, कोई तरल है, फॉर एग्जांपल वाटर ही है, तो वाटर की जो बूंद होगी, अगर मैं एक ड्रॉप की बात करूँ तो इसका क्या नेचर होता है कि ये बहुत कम से कम एरिया लेना चाहता है, यानी वहाँ पे टेंशन होती है, सिकुड़ना चाहता है, ऐसे समझिए। तो इसी वजह से जो वाटर की ड्रॉप्स होती है या फिर किसी भी फ्लूइड की ड्रॉप्स होती है वो गोल होती हैं, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन आंसर होगा। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी इज नथिंग। देखिए, अगर हम किसी, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक शहद देता हूँ, हनी देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ इसको फ्लोर पे फैला दीजिए, तो जब आप उसे फ्लोर पे फैलाएंगे तो आप देखिएगा वो कुछ इस तरीके से बहता है। तो क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड है, लिक्विड है, उसकी जो परतें होती हैं, जो लेयर्स होती हैं, वो आपस में जो मोशंस हो रहा है उनका क्या करती हैं, विरोध करती हैं, अपोज्ड करती हैं। तो उसी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी जो है सिंपल एक फ़ोर्स हो गया, विरोध हो गया, जो उसके इंटरनल फ़ोर्स लगा के हम किसी भी वस्तु को डिफ़ॉर्म करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग समर डेज़, ओके, द वाटर कैप्ट इन पॉट, यानी कोई मिट्टी का बर्तन है शायद, अर्थन पॉट मतलब मिट्टी का बना हुआ है, बिकम्स कूल बिकॉज़ ऑफ फेनोमेनन ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है? या फिर ट्रांसपिरेशन या फिर ओस्मोसिस या फिर इवापोरेशन। तो ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, ये मिट्टी के बर्तन क्यों यहाँ पर उनमें रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है? बिकॉज़ हीट जो होती है, इवापोरेशन करने के लिए यूज़ हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ अपने शरीर में पसीने की, बॉडी पे मान लीजिए स्वेटिंग हो रहा है, पसीना आ रहा है, तो हमारी बॉडी की जो हीट होती है, हमारा जो स्वेट होता है, पसीना होता है, उसको इवापोरेट करने में क्या होती है, खर्च हो जाती है, स्पेंड हो जाती है, खत्म। तो इसीलिए हमें कैसा महसूस होता है, ठंडा-ठंडा महसूस होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़, बताइए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो यहाँ पर पूरा जो डेटा है वो फ़ारेनहाइट में है। मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम लोग तो अगर वाटर की बात करें तो हम लोग सर उसका फ्रीजिंग पॉइंट जानते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट जानते हैं सर 0 डिग्री सेल्सियस, और हम उसका बॉइलिंग पॉइंट भी जानते हैं डिग्री सेल्सियस में 100। लेकिन अब मैंने आप लोगों को डेटा किस में दिया है? अब मैंने आपको डेटा दे दिया है फ़ारेनहाइट में। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। ठीक है? तो मान लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक एग्जाम में आपको इसे कैसे करना है उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। देखिए, सेल्सियस माइनस उनका फ्रीजिंग पॉइंट और डिफरेंस, यानी इनके फ्रीजिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो कि हो गया 100। उसके बाद फ़ारेनहाइट माइनस उनका फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में जो स्केल होता है, और फ़ारेनहाइट स्केल पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका डिफरेंस। तो यहाँ पर सेल्सियस में हमें पता है कि सेल्सियस में होता है 100, 100 माइनस 0 अपॉन 100, और इधर एफ माइनस 32 अपॉन 180। तो आप देख सकते हैं 100 100 1 बार डिवाइड होगा, 180 इधर आ जाएगा,
और फिर 32 उधर चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंफ्यूजन भी है, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए र्यूमर में पूछ ले आपसे, है ना? केल्विन में भी पूछ सकता है, तो आप फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हैं, उसे चेंज भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है जो पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या है? -40 डिग्री सेल्सियस, यानी ये एक ऐसी रीडिंग है -40 जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या होते हैं, समान होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। -40 एक ऐसी रीडिंग है जिसपे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं, सेम होते हैं, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर सबमिट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर बी दिया है, बिल्कुल सही दिया है। ओके, आगे क्वेश्चन है, अ क्रॉक्ड बोतल, यानी एक बोतल है जिस पे ढक्कन लगा होगा, आपने देखा होगा शैंपेन की जो बोतल होती है उसकी बात हो रही है, फुल ऑफ वाटर व्हेन फ्रोजन, यानी बिल्कुल विल बी ब्रेक बिकॉज, मतलब बिल्कुल जम चुकी है। द बोतल कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्रीजिंग, किस लिए टूट जाएगी, ठीक है। दूसरा, द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज ऑन फ्रीजिंग, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज ऑन फ्रीजिंग, और लास्ट है, ग्लास इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी ये क्वेश्चन ये कह रहा है, सिंपल सा है, कि अगर मान लीजिए एक डांट लगी हुई, यानी ढक्कन लगी हुई, टाइट से ढक्कन लगा हुआ है, एक कांच की बोतल है, आपने उसमें पानी भर दिया और उसको फ्रिज में रख दिया, अब वो बिल्कुल पानी जम चुका है, तो बोतल क्या है, फट जाएगी। तो क्यों फट जाएगी, उसका रीजन बताना है। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे हाँ सर ग्लास तो बैड कंडक्टर होता है हीट का, तो ये राइट है, नहीं। आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्या ये राइट है? क्या बोतल के फटने के पीछे यही रीजन है कि वो हीट का कंडक्टर बैड होता है, यानी इंसुलेटर होता है? तो यहां पर बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखो जी, जो डेंसिटी होती है वाटर की, समझिएगा, वाटर की डेंसिटी का फॉर्मूला, मतलब जो वैल्यू होता है बहुत सिंपल होता है, सबको याद होता है, ये होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर यही वाटर जम जाए, सेम वाटर अगर जम जाए, तो ये बन जाएगा आइस, और अब इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, तो अब इसका डेंसिटी कम हो गया, तो डेंसिटी अब अगर इसका डिक्रीज हो गया है, तो आपको अगर फॉर्मूला याद हो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो आप देख सकते हैं वाटर जमकर सेम वाटर आइस बन गया, यानी डेंसिटी डिक्रीज किया है, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो आपका यहां पर सी सही होना चाहिए। तो जो बच्चे सी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की एसआई यूनिट आप लोगों को बतानी है। माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, प्लीज सॉरी अगर मैं आप लोगों की कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, तो उसका रीजन यही है क्योंकि ये रैपिड फायर सीरीज है और इसमें हमें क्वेश्चंस को बहुत तेजी से बताना है, ठीक है। तो प्लीज उसको डोंट माइंड मत करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी कमेंट देखने की, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो अगर मैं न्यूटन बोलूं तो ये यूनिट तो फोर्स की हो जाएगी, ठीक है। आप लोग भी बताते रहिए, पास्कल यूनिट हो जाएगी प्रेशर की, ठीक है, प्रेशर की। अब मुझे बताइए वेबर, वेबर किसकी यूनिट होगी, जल्दी से बताइए, वेबर, जल्दी से बताइए। मैग्नेटिक फ्लक्स, बिल्कुल सही बताया, बहुत सही बताया। और हेनरी किसकी यूनिट होगी, जल्दी से बताइए, कोई बताएगा? चलिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, देखते किसी ने बताया, अच्छा टेक ने बता दिया फ्लक्स पहले वाले का, इसका बताइए, हेनरी का यूनिट बताइए जल्दी से। इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस, ठीक है। तो सारे यूनिट हो गए, चलिए आगे चलते हैं, हम इसे यहाँ पर सबमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइस, ठीक है, इट्स अदर एंड, यानी एक आइसक्रीम का कप है जिसमें आपने लकड़ी की यानी वुडन एक चम्मच डाल दी है, तो वो क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी, यही पूछना चाह रहा है। वैसे तो हीट जो ट्रांसफर होती है वो सॉलिड्स में, अगर मैं बोलूं इस सिनेरियो में, तो वो होगी चालन विधि के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा, बट यहाँ पर जो
वुड है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो स्पून है वो वुड की है, और वुड जो होता है वो हीट का बैड कंडक्टर होता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए सी। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कई बच्चे जो है कंडक्शन आंसर लगा देंगे, है ना, ये सोच के कि यहाँ पे चालन विधि है हीट ट्रांसफर होने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं, ये वुड की स्पून है, तो फिर तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, टेम्परेचर को किससे नापा जाएगा? वोल्टामीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को करते हैं, कैलोरीमीटर से हम हीट को करेंगे, है ना, अमीटर से हम जो है किसी भी सर्किट में करंट फ्लो को नापते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्मोमीटर, बिल्कुल सिंपल। आइए आगे चलते हैं, थर्मोमीटर। अगला क्वेश्चन है, द राइज ऑफ केरोसिन ऑयल इन विक्स, यानी जो बाती होती है, दिया और बाती, है ना, आप भी दिया और बाती बनेंगे एक टाइम के बाद, शादी के बाद, ऑफ लैम्प इज ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो है दिए में ऊपर की तरफ तेल चढ़ जाता है, या फिर ये समझिए प्लांट को जो है जमीन से पानी कैसे मिल जाता है, तो ये होता है कैपिलरी, है ना, कैपिलरिटी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैपिलरिटी हो जाएगा। विस्कोसिटी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, इलास्टिसिटी भी समझा चुका हूँ, फ्लोटेशन का मतलब तैरना, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब इनके टॉपिक लेके चलेंगे। हेलो सुधीर जी। अगला क्वेश्चन है, अ वेदर बैलून, ठीक है, एक वेदर बलून है, आपने देखा होगा बड़ा सा होगा, उसमें आग जलाते हैं फिर वो ऊपर जाता है, मे नॉट बी इन्फ्लेटेड, यानी फूलेगा ना कंप्लीटली ऑन द ग्राउंड, यानी एक गुब्बारा है, एक बलून है जो कि ग्राउंड पर पूरी तरीके से नहीं फुलाया जाता है, रीजन, तो यहाँ पर है, इट कैन नॉट विद स्टैंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ इन्फ्लेटेड फुली, यानी अगर हम इसे ग्राउंड पे ही पूरा फुला देते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इफ द बलून इज इन्फ्लेटेड फुल्ली ऑन ग्राउंड फ्यूल कम्बस्टन वुड बी हायर, ये गलत है। ओके, आगे क्या है, द एयर इनसाइड द बलून एक्सपेंड एज इट राइज एज हैंस, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर इज कॉल्ड, यानी अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी जो है वो वाष्प बन गया, वेपर बन गया, तो वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल सिंपल, वो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मंकी क्लाइम्स अप आ रोप, यानी एक रस्सी पर चढ़ रहा है, द टेंशन इन द रोप, यानी जितना फोर्स मंकी लगाएगा उतना ही टेंशन आएगा, तो देखते हैं यहाँ पे, मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय मंकी ऑन द रोप, ये सही लग रहा है मुझे, फिर भी आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। मस्ट बी लेस देन गलत है, मस्ट बी ग्रेटर देन छोड़ दीजिए, और ये है मे बी इक्वल, ये मे बी नहीं, इक्वल लेस देन भी नहीं हो सकता, ग्रेटर नहीं, ये गलत है, तो जितना फोर्स वो अप्लाई करेगा उतना ही टेंशन जो रस्सी है, रोप है, उसमें आएगा। स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ, यानी यहाँ पे बात कर रहा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो स्विमिंग, तो आपने सुना होगा एक्शन रिएक्शन, जितना फोर्स आप पानी को पीछे की तरफ लगाएंगे पानी आपको आगे की तरफ लगा देगा, एक्शन रिएक्शन, आ रही है बात समझ में? एक्शन रिएक्शन, तो ये हो गया हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी ऑफ अ हाइट, ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है हमारी ग्रेविटी के अंदर एक हाइट से, तो क्या होगा देखते हैं। ओनली द पोटेंशियल एनर्जी गोज द इंक्रीज, नहीं, अब एक बॉल है हमने उसको छोड़ दिया तो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदलने लगेगी? काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगेगी, और काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे वो नीचे आएगा हमारी सरफेस की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी, ओनली काइनेटिक एनर्जी गोज इंक्रीज, ठीक है, तो ये गलत हो गया। आगे देखते हैं, बोथ पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, ये भी मुझे सही नहीं लग रहा है, द काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीज वाइल द पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीज, ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर अगर मैं बात करूं तो मुझे यही लग रहा है, डी, है ना, मे बी हो भी ये भी सकता था, अगर ओनली वर्ड नहीं आता तो फिर ये भी सही हो जाता, काइनेटिक एनर्जी गोज इंक्रीज, ओनली वर्ड की वजह से ये ऑप्शन बी नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सैटेलाइट, यानी एक बॉल है जो कि एक सैटेलाइट से छोड़ी जाएगी। देखिए मान लीजिए ये हमारी अर्थ है ना, और इस अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट जो है रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है, ये सैटेलाइट है,
ठीक है, इस तरीके से ये एक सैटेलाइट है और आपने यहाँ से क्या किया, एक बॉल को छोड़ा, तो बॉल इसी ऑर्बिट में घूमने लगेगी, ठीक है, हाइट मैटर नहीं करेगा। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे आंसर। कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड, स्पीड सेम रहेगी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये टेंजेंट की बात कर रहा है, यानी इस तरीके से चली जाएगी। टेंजेंट समझ रहे हैं आप लोग, ये क्या बात कर रहा है? टेंजेंटियल का मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ सैटेलाइट है, तो बॉल इस तरीके से चली जाएगी, तो ये गलत है, ये गलत हो गया। कंटिन्यू टू मूव विद अ सेम स्पीड अलोंग द ओरिजिनल ऑर्बिट, ये मुझे सही लग रहा है। फॉल डाउन यानी अर्थ पर गिर जाएगा, गलत है। या स्पेस में चला जाएगा, ये भी गलत है। तो जो बच्चे इसका आंसर लगा रहे थे, बिल्कुल सही लगा रहे थे। ठीक है, आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, मास तो कभी बदलेगा नहीं, मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। अब आप रेस्ट में आ जाएं या मोशन में रहें तो फोर्स बदलेगा ना, फोर्स चेंज होता है। अब जैसे अगर हम कोई साइकिल चला रहे हैं, तो वो साइकिल एक टाइम के बाद क्या होगी, रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स लगे हैं, फ्रिक्शन फोर्स लगा है, एयर का रेजिस्टेंस लगा है, तो फोर्स चेंज होगा, मास चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। तो जो भी बच्चे सी आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही लगाएंगे। अगले क्वेश्चन का मतलब है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड देन इट्स। देखो, मान लीजिए ये सामान जो है यहाँ जमीन पे रखा हुआ है, फिर आप इसे एक हाइट पे ले गए, तो यहाँ पर mg, ये तो कांस्टेंट रहेगा, h1 mg h2। तो हाइट इंक्रीज हो गई है, हाइट इंक्रीज हो गई है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी रिमेन सेम। तो यहाँ पर हाइट का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। रत्नेश साहू 24, थोड़ा कमेंट लेट हो गया रत्नेश, अभी बता नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि अभी जो है 8 बजे से करंट अफेयर की क्लास होती है और ये रैपिड फायर सीरीज है, इसमें एक्सप्लेनेशन कम है, इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा है। एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग ऐप पर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे से हमारी एप्लीकेशन पर क्लासेस होंगी, आप आइए, उस पर पूरा क्वेश्चंस जो होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहेंगे, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा रहेगी। ये जो सीरीज़ आई है, ये बच्चों की मांग पे आई है कि सर हमें क्विकली जो है प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अ बॉय सिटिंग इन ओपन कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यानी कार जो है कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो अगर कार यहाँ पर है, बॉल इस तरीके से उछाला v, और एक स्पीड कार की भी है u, और अगर कार यहाँ पर आ गई s इक्वल टू यू टी, आगे ये जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, कांस्टेंट स्पीड है, तो ये पीछे गिरेगी। तो ये क्या करेगी, बिहाइंड हिम, कार के पीछे गिरेगी। क्या करेगी, कार के पीछे गिरेगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, द काइंड ऑफ एनर्जी विच अ बॉडी हैज एन, नहीं सॉरी फिर से पढ़ता हूँ, द काइंड ऑफ एनर्जी विच अ बॉडी हैज ऑन अकाउंट इट्स मोशन इज कॉल्ड। यानी अगर मैं मोशन में हूँ, मान लो मैं दौड़ रहा हूँ, तो बताइए मेरे में कौन सी एनर्जी होगी। हीट एनर्जी, मुझे जलाया तो नहीं गया है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तब होती है जब मैं रुका हुआ होता। तो मान लीजिए अगर मैं मोशन में हूँ, दौड़ रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो एनर्जी पाई जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी। द यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, तो आप इसका फॉर्मूला देख सकते हो, P इक्वल टू एम बी। तो m का यूनिट किलोग्राम और v का होता है मीटर पर सेकंड। इस सेकंड को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, तो अगर इसको m के साथ लिखना है तो इनवर्स लाना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, b। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर्स द रेट ऑफ वर्क। रेट ऑफ वर्क की बात हो रही है, यानी वर्क को टाइम से डिवाइड करना है। तो वर्क अपॉन टाइम यानी इक्वल टू पावर, पावर। पावर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज इंडियाज ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट टू प्रोड्यूस 1000 मेगावाट पावर। तो ये तो तमिलनाडु के पास खिताब है, तमिलनाडु के कुंडनकुलम में हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय, एक्सरे को किसने खोजा था।
तो इन साइंटिस्ट का नाम है रोन्टजन। बैकरल जो है इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। मैडम क्यूरी इन्होंने रेडियम की खोज की थी। और वैन लेने मुझे नहीं पता क्या खोज की थी। ठीक है, होंगे किसी और फील्ड से होंगे, साइंस के फील्ड से नहीं होंगे, कुछ और खोजा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मास? मास क्या है? द्रव्यमान क्या है? द अमाउंट ऑफ स्पेस। तो ये अगर स्पेस की बात हो रही है तो ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जा सके। तो अमाउंट ऑफ स्पेस, जैसे मान लीजिए एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, तो वो तो वॉल्यूम की बात हो गई। द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है। जैसे ये एक मार्कर आप देख रहे हैं, इसके अंदर कितना मैटर भरा हुआ है, वही द्रव्यमान को डिनोट करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी आंसर हो जाएगा। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन डैश। देखिए नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो बुलंदशहर के पास है, और ये बुलंदशहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ सन एनर्जी इज द प्रोसेस ऑफ। यानी ये जो सन है इसकी एनर्जी का सोर्स क्या है? तो आप लोग कहेंगे कि सर न्यूक्लियर फ्यूजन, संलयन, जिसको कहते हैं नाभिक के संलयन, है ना। क्योंकि हमारा जो सूर्य है ये किससे बना हुआ है? मोस्टली ये हाइड्रोजन से बना हुआ है, या और तारे जो हमारे ब्रह्मांड में ये किससे बने हुए हैं? हाइड्रोजन से बने हुए हैं। तो मैं आप लोगों को इसकी इक्वेशन भी लिख के बता देता हूँ। ठीक है, अक्सर बच्चे जो है इसकी इक्वेशन पूछते हैं। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम बनेगा। जल्दी से बताइए क्या बनेगा? प्रोटियम प्रोटियम मिलकर बनाएंगे ड्यूटेरियम। ये जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, आइसोटोप है। और यहाँ पर पार्टिकल्स जो बनेंगे, पॉजिट्रॉन बनेगा। ये हो गया पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन बनेगा। और बताइए, और यहाँ पे न्यूट्रिनो। ठीक है, यहाँ पर एक पार्टिकल और बनेगा न्यूट्रिनो। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.42 एनर्जी। उसके बाद इस तरीके से, अशोक जी गुड इवनिंग। ठीक है, उसके बाद ये ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक यहाँ पर क्या बनाएंगे? ओ सॉरी, ये 2 आएगा, माफ कीजिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे कौन सा एंटी पार्टिकल बनेगा? यहाँ पे बनेगा न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। और यहाँ भी एनर्जी आ जाएगी। इतना समझ में आ रहा है? और फिर उसके बाद ये सारा क्या है? संलयन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन के जो एटम्स है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ये ट्रिटियम, ये क्या है? आपस में संलयन हो रहा है, नाभिकों का जुड़ना हो रहा है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों की? ये इक्वेशन है। और यहां भी न्यूट्रॉन बनेगा थोड़ा सा। ठीक है, और एनर्जी बनेगी 17 समथिंग। तो इस तरीके से संलयन होता है, इस तरीके से फ्यूजन होता है, और क्या होता है? हमारे सन को एनर्जी मिलती है हाइड्रोजन के एटम से। चलिए इसको हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग recognized that a larger quantity of energy is released as a result of the fusion of hydrogen nuclei to form deuterium। ठीक है, यानी किसने बताया था इसको, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, जो अभी मैंने इक्वेशंस आप लोगों को समझाई हैं, ये किस वैज्ञानिक ने बताया था, बस आप लोगों को वही बताना है। तो फर्मी साहब ने जो है न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज की थी। सी वर्ग हटा दीजिए, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, केपलर या फिर चैडविक। तो ये न्यूट्रॉन के लिए जाने जाते हैं, ये प्रोटॉन के लिए जाने जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो एनर्जी कन्वर्ट करता है वो कैसे करता है?
मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में करेगा, जो कि जनरेटर का काम है, डायनामो का काम है। हीट एनर्जी को मैकेनिकल में बदलेगा। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेगा, है ना, जैसे फोटोसिंथेसिस में होता है। या फिर लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बोलेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलेगा, डी। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। देखिए समझिएगा यहां पर, देखिए ये जितना हाई गया है ये है आपका एम्पलीट्यूड, और ये हो गया हमारा क्रेस्ट, क्रेस्ट, और ये हमारा हो गया टॉप, टॉप। ठीक है, उसके बाद ऐसे इस तरीके से आगे जाएंगे। तो मेरी बात समझिएगा आप लोग, यहां पर लगातार आने वाले दो क्रेस्ट ये कहलाते हैं वेवलेंथ, या कॉन्जिक्यूटिवली आने वाले दो गर्त टॉप जिनको कहते हैं ये भी कहलाते हैं वेवलेंथ, या फिर एक आप यहां पर देख सकते हैं एक क्रेस्ट जिसको श्रृंग कहते हैं, और एक गर्त, यानी ये जो इतना बन रहा है ये भी क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा, डी। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। द वैलेंसी ऑफ सल्फर इज मल्टीवैलेंट होता है, क्या होता है, मल्टीवैलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम लेंथ एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड, यानी अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी लेंथ नापते हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी, एस्टिमेट बोलेंगे, या प्रिसीजन बोलेंगे, या लिमिटेशन बोलेंगे। तो ये आंसर होगा प्रिसीजन, क्या हो जाएगा, प्रिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस, लेजर क्या प्रोड्यूस करेगी, जल्दी से बताइए। अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट, जो कि रॉन्ग है। कोहेरेंट लाइट, जो कि सही है, ना तो माइक्रोवेव होगा और ना ही एक्सरे होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग, लाइट की स्पीड बतानी है। देखिए लाइट की स्पीड अगर मैं वैक्यूम की बात करूं तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में, और यही अगर मैं एयर में बात करूं तो वैक्यूम के लगभग बराबर ही होती है, 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं वाटर में अगर बात करूं इसकी तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और किस क्या बोला इन्होंने, एयर, वाटर, डायमंड, ग्लास। अच्छा ग्लास में अगर मैं बात करूं तो 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डायमंड में बताइए जल्दी से, कौन बताएगा डायमंड में, डायमंड में बताइए जल्दी से। तो डायमंड में हो जाएगी 1.2। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है, बट वैक्यूम ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर एयर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एयर। नहीं उत्कर्ष जी, वाटर नहीं होगा, वाटर में 2.25 है, एयर में 2.99 है, तो एयर का ज़्यादा हुआ और वैक्यूम का उससे भी ज़्यादा हुआ। एयर और वैक्यूम का लगभग लगभग समान ही होता है, बराबर ही होता है। द रेडिएशन यूज टू टेक फोटोग्राफ्स इन अ डार्क, आपने देखा होगा इंफ्रारेड इस्तेमाल किया जाता है कई जगह, आपने देखा होगा डिस्कवरी अगर आप देखते हो या फिर नेशनल ज्योग्राफी देखते हो, चैनल आते हैं तो उसमें जो कैमरा इस्तेमाल करते हैं जो लोग ले जाते हैं वो इंफ्रारेड लाइट के साथ ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं विजुअल रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज +15 देन इट इज, देखिए सिंपल सा है, अगर फोकल लेंथ प्लस में है तो वो होगा कॉन्वेक्स मिरर, अगर फोकल लेंथ माइनस में है तो वो होगा कॉनकेव मिरर। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे प्लेन मिरर का फोकल लेंथ बताइए, जल्दी से बताइए। फोकल लेंथ ऑफ, प्लेन होना चाहिए था यहाँ पर, प्लेन
मिरर। ठीक है, बताइए। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कौन बताएगा? प्लेन मिरर की फोकल लेंथ। फिलहाल इसका आंसर तो ए हो गया, लेकिन फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर की फोकल लेंथ बहुत पूछी जाती है एग्जाम पे, तो वो क्या होगी? वो होगी इनफाइनाइट इन्फिनिटी। तो आपका करेक्ट आंसर फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से ए होना चाहिए। कई बार लोग जीरो लगा देते हैं, इसीलिए मैंने बताना जरूरी समझा। द बेस्ट कलर ऑफ अ सन अम्ब्रेला विल बी, यानी अगर मैं बारिश की बात ना करूं, धूप की बात करूं, है ना, तो यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक ऑन द टॉप एंड व्हाइट ऑन द अंदर की तरफ इनसाइड, व्हाइट ऑन द टॉप, व्हाइट ऑन द टॉप एंड ब्लैक ऑन द इनसाइड, प्रिंटेड विद ऑल 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। ठीक है। हाँ, तो अगर आप लोग फैशन पसंद करते हैं तो डी ऑप्शन अपना सकते हैं, बट यहाँ पर बात फैशन की नहीं है, यहाँ पर बात है कुछ और ही। तो ऊपर से व्हाइट होना चाहिए। अब ये मत सोचिए कि हम लोग तो काला छाता खरीद के कहीं भी पहुंच जाते हैं, नहीं, ऐसे मत सोचिए। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। मार्केट में ब्लैक अम्ब्रेला बिकते हैं, तो वो बात नहीं है कि आप ब्लैक ही लेके जाएंगे, लेकिन अगर मैं एक अच्छे अम्ब्रेला की बात करूं, तो व्हाइट जो होगा ये क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब कम करेगा। आ रही बात समझ? तो ऊपर व्हाइट होना चाहिए, क्योंकि सनलाइट ऊपर से आती है। ठीक है, तो हमारा फिर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। और मोस्टली लड़कियां कहती हैं मैं तो अपने कपड़ों के हिसाब से ही अम्ब्रेला भी यूज़ करूंगी, है ना। आज पिंक कपड़े पहने तो अम्ब्रेला भी पिंक होगा, है ना। आज मैंने येलो जो है पहना है, तो आज मैं येलो, तो वो मजाक की बात है, बट क्वेश्चन का आंसर यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल, यानी एक मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन जाएं। ठीक है, तो हीट करने पे ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हर एक मेटल को हीट करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, इजेक्ट करना शुरू कर देगा, तो ए तो बिल्कुल गलत है। इट इज़ प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऑफ सूटेबल वेलोसिटी, नहीं। लाइट ऑफ सूटेबल वेवलेंथ फॉल्स ऑन, बिल्कुल, यानी वो वेवलेंथ जो उस मेटल के अकॉर्डिंग सूटेबल होगी, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इजेक्ट होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी कलर्स डज द सनलाइट स्पेक्ट्रम हैव? तो सूर्य का जो दृश्य प्रकाश होता है उसमें कितने प्रकार के कलर होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 7 होते हैं। विवग्योर आप लोगों ने सुना होगा, 7 होते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, 7। तो बी 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 पे ही है आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, अब जो आपकी मंडो अब जो आपकी मंडे से क्लास होगी वो कहां पर होगी? एप्लीकेशन पे होगी। जिस तरीके से मैं टच करके आंसर दे रहा हूं, आप लोग भी हमारी एप्लीकेशन पे इसी तरीके से सेम टच करके आंसर दे सकते हैं। जैसे आपने देखा है यूट्यूब पे, जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो मैं 3D एसेट्स को ऐसे बड़ा कर देता हूं, छोटा कर देता हूं, अपनी मर्जी से वीडियो चला लेता हूं, अपनी मर्जी से वीडियो बंद कर देता हूं। अब मर्जी आपकी भी होगी, यानी एम्बाइब की एप्लीकेशन पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे या क्लास देखेंगे तो वहां पर आप भी इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं, 3D एसेट को बड़ा और छोटा करके देख सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं, वीडियो बंद भी कर सकते हैं, है ना? आप भी अपनी मर्ज़ी के मालिक होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज़ ड्यू टू द कलर ऑफ। देखिए सिंपल सा है, मैं कैसा हूँ? मैं भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट हूँ, अपारदर्शी वस्तु हूँ। मैंने ये ब्लू कलर की टी-शर्ट पहन रखी है, तो क्या होगा? जो सातों कलर हमारी इस टी-शर्ट पर आके पड़ेंगे, तो जो रिफ्लेक्ट होगा, वही हमें दिखेगा। है ना? बाकी तो एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे। तो बात यहाँ पे रिफ्लेक्ट से है, सी से। तो देखते हैं सी कहाँ लिखा हुआ है? सी यहाँ डी में लिखा हुआ है। सी कहाँ लिखा हुआ है? डी में लिखा हुआ है ना? और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है? पहला कह रहा है ए, ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है इंफ्रारेड में। ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यस ये सही है। और ना तो वो रिफ्रैक्शन को मानेगा, ना ही रिफ्लेक्शन को मानेगा, तो बी सही है। बी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है ना? तो देखते हैं बी कहाँ मौजूद है। देखिए यहाँ मौजूद है। ये हो गया आपका राइट आंसर। तो ये वो 50 क्वेश्चंस थे, मैंने आपको बहुत जल्दी प्रैक्टिस कराए,
है ना? क्योंकि ये क्लास प्रैक्टिस क्लास ही थी जहाँ पर हमें प्रैक्टिस करनी थी। अब मंडे से हमारी मुलाकात एम्बाइब की एप्लीकेशन पर होगी और बहुत ही सारे फीचर्स और बहुत ही अच्छे-अच्छे फीचर्स हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगे और आपकी स्टडी को बेहतर भी करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। और ये है हमारी डिफेंस की टीम और हमारी एप्लीकेशन को अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ एम्बाइब की एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर लेना, ताकि आप हमारी क्लासेस को देख सकें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा इस क्लास की पीडीएफ के लिए। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। एम्बाइब बिलीव्स इन यू। Keep imbibing. We believe in you.